10वीं क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में भूगोल विषय पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधन और विकास। संसाधन आप लोगों ने भूमि संसाधन, जल संसाधन, मानव संसाधन आदि ऐसे कई नाम सुने होंगे। तो आज हम जो संसाधन की बात कर रहे हैं संसाधन और विकास। तो सबसे पहले हमें संसाधन को समझना पड़ेगा। संसाधन से किस प्रकार से विकास होता है और कैसे संसाधन मानव विकास के लिए कैसे किस प्रकार से काम करते हैं, इस पर आज हम विचार करेंगे। तो संसाधन क्या है इसको जानना आवश्यक है। तो उत्पादन कार्य में मनुष्य जो उत्पादन कार्य में किसी वस्तु का उपयोग करते हैं वह संसाधन है। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, आदि काल में आज लोहा हमारे लिए उत्पादन कार्य में सहायक है, इसलिए वह हमारे लिए संसाधन है। लेकिन प्राचीन काल में आदि काल में लोहा से मनुष्य परिचित नहीं था, तो वह उसके लिए संसाधन नहीं था। आज लोहा हमारे लिए संसाधन है, लेकिन प्राचीन काल में आदि काल में लोहा उनके लिए संसाधन नहीं था, क्योंकि वह उससे उत्पादन कार्य में उसका उपयोग होता ही नहीं था। तो आज हम इस टॉपिक पर संसाधन और विकास इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। विकास के लिए मनुष्य किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। एक तरफ विकास जरूरी है, दूसरी तरफ इस विकास के लिए किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। आप जानते हैं किस प्रकार से, जैसे विकास के लिए जंगलों का कितना विनाश हो रहा है, प्रकृति का कितना दोहन, प्रकृति का कितना विनाश हो रहा है। चाहे जीव जंतु से लेकर सभी प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी, जैसे सामान्य तौर पर जैसे सड़क बनाना है, विकास के लिए क्या जरूरी है, सड़क जरूरी है। तो उसके लिए हजारों सैकड़ों की तादाद में वृक्षों को काटा जाता है, जंगलों का विनाश किया जाता है। आज से 2.5 साल पहले इसी विकास के नाम पर सबसे पहले 1800 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। सबसे पहले इंग्लैंड में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था। तो किस प्रकार विकास के लिए, इसी विकास के लिए किस प्रकार से जो संपन्न देश थे उस समय ब्रिटेन के, यूरोप के जितने भी जो संपन्न देश थे, एक दूसरे देश पर किस प्रकार से अपना अधिकार स्थापित किए। एक दूसरे देश को जो यूरोप के जितने भी देश थे, अफ्रीकी और एशियाई देश को किस प्रकार से अपना उपनिवेश, अपना गुलाम बनाए, इसी विकास के नाम पर। तो आज हम इन्हीं विषय पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। ठीक है, विकास जरूरी है। इसके लिए हमें प्रकृति के जीव जंतुओं, प्रकृति को विनाश नहीं पहुंचाना है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीजों जैसे हवा, पानी, फल, फूल तथा अन्य जीव आदि का उपभोग करता है। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है, क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी जरूरत के अनुसार बदलता भी रहा है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है और
औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण या उत्पादन करता है। इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। आपको मैं पहले बताया था, मनुष्य अपने उत्पादन कार्य में जिस प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था। पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। तो पत्थर के औजारों की मदद से वह शिकार करता, जमीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े बनाता था। यदि तब पत्थर, बांस, जानवरों के खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने। जिन चीज़ों का उपयोग करते थे उस समय वो उनके लिए प्राकृतिक संसाधन बने। तो समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीव को भी बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर जमीन को समतल बनाया और उनमें चयनित बीजों को बोया। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें फूल व फल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगा। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। यह आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी, नवपाषाण काल की जो क्रांति है। तो इसके साथ मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, जैसे मिट्टी को पकाकर बर्तन बनाना, रेशे से कपड़े बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करना आदि। इस प्रकार से प्राकृतिक संपदा के साथ मनुष्य का प्राचीन काल से संबंध रहा है। आगे देखते हैं संसाधन किसका। संसाधन इसका। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसे हो और उनकी भलाई के लिए। और एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण किसका हो, उसका उपयोग कैसे हो और किसकी भलाई के लिए हो। इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीकों से निकाला। कई समाजों में संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से रहा और उसके उचित उपयोग के लिए सामुदायिक नियम कानून बने। जमीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संपदा को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि जमीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता है जो हमें आजीविका देते हैं। अर्थात इन प्राकृतिक चीज़ों में उस समय के जो मनुष्य थे उनमें देवी स्वरूप, देवी देवता का अधिकार समझते थे। इस कारण समाज का कोई सदस्य इन संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर सका और सबकी उन तक पहुंच बनी रही। अर्थात उस समय के मनुष्य ये मानते थे कि ये जो हम उस समय के मनुष्य मानते थे कि जितने भी जो प्राकृतिक जो संसाधन थे वो सब ईश्वर की देन है कहा करके उस समय के लोग
सबका उन पर समान अधिकार था और उनकी रक्षा भी करते थे। किसी प्रकार से कोई प्राकृतिक वस्तुओं, प्राकृतिक चीज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में कहीं पर, और अन्य जो दूसरे देश के समाज थे उन पर ये लोग मतलब कुछ लोगों के अधिकार में, कुछ लोगों के हाथों में उनका अधिकार मानते थे। इसमें से कुछ भूस्वामियों का जमीन पर स्वामित्व बना। जैसे कुछ लोगों के गिने चुने लोगों के भूस्वामी के हाथों में भूमि का अधिकार बना और वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवा कर जमीन का लाभ उठाते रहे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम से लेते थे। इनमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बढ़ी। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका क्षेत्र विस्तार लगातार बढ़ते गया और वह विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। लेकिन साथ साथ इन समाजों में आंतरिक असमानताएं बढ़ी और ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलामी, औरतों को द्वयम मतलब दोहरा दर्जा आदि स्थापित हुए। तो मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 250 वर्ष पहले हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से फैली। इस औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखानों के लिए कच्चा माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चा माल मंगाया जाने लगा। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकीकरण कर रहे थे, वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन के लिए मार्ग तैयार किया। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उन लोगों ने यह विचार बना कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और उनसे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। तो इससे हम नई तकनीक के विकास से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे और इस उपयोग को सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया गया। समस्या यह थी कि वहाँ के निवासी कबीलाई या कृषक समाज के थे। एशियाई, अफ्रीकी आदि देशों के जो समाज था, कृषक समाज या कबीलाई समाज के थे और अपनी जमीन व जंगल का गैर औद्योगिक और गैर व्यापारिक उपयोग करते थे। मतलब किसी दूसरे को इसका अधिकार देना नहीं चाहते थे। वे प्रकृति को भोग्य वस्तु नहीं मानते थे। कई जगह जैसे देवी देवता भी मानते थे, यानी जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए व्यापारिक फसल उगा। एक बार फिर से सुनिए, जो एक समाज के लिए संसाधन था वह दूसरे समाज के लिए संसाधन नहीं था। ऐसे में दोनों के विचारों के बीच टकराव स्वाभाविक था। उद्योगपति जंगल काटकर व्यापारिक फसल उगाना चाहते थे या जंगलों व खेतों की जगह खदान स्थापित करना चाहते थे या फिर नदियों पर बिजली बनाने के लिए बांध बनाना चाहते थे। लेकिन पारंपरिक लोग अपने पुराने तरीकों से उनका उपयोग करते रहना चाहते थे। तो यह टकराव आज भी जारी है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, संसाधनों पर अपना अधिकार समझते हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर पूरी तरह से उनका अधिकार नहीं चाहते। तो इस प्रकार से यह टकराव आज भी जारी है। 20वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक यही मानते रहे कि
प्राकृतिक संसाधन असीम है। प्राकृतिक 20वीं सदी तक औद्योगिक अर्थशास्त्र वैज्ञानिक यही मानते रहे कि प्राकृतिक संसाधन असीम है, उनका जितना दोहन करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे समाज की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी। समस्या केवल यह थी कि उनका पृथ्वी पर वितरण समान नहीं है, कहीं प्रचुर मात्रा में है तो कहीं बिल्कुल नहीं है। अतः व्यापार के द्वारा उन्हें सभी देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है। आगे देखते हैं पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। संसाधन किसका हो, इस पर पर्यावरण विज्ञान की नज़र से हम विचार करते हैं तो पिछले 50 वर्षों में पर्यावरण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस विचार पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका के कई क्षेत्र के लोगों ने पाया कि उनके इलाके में पक्षियों की चहचहाट सुनाई नहीं दे रही है, न ही वे कीट पतंगों मधुमक्खियों की गुनगुनाहट सुन पा रहे हैं। पता चला कि वे लगातार रासायनिक दवाओं के छिड़काव के कारण खत्म हो गए। जो जीव जंतु, जो पक्षियाँ आदि थी, जो जिनके चहचहाट सुनाई पड़ते थे, आज उनके जो चहचहाट वो पक्षी दिखाई नहीं देते हैं। 1962 में रेचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक निस्तब्ध बसंत साइलेंट स्प्रिंग में लिखा है कि पक्षियों और कीट पतंगों की चुप्पी के पीछे कीटनाशकों का भयावह प्रभाव है, जो मनुष्यों पर भी पड़ रहा है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले DDT का जहर झीलों में रहने वाले मछलियों के शरीर में पहुंच जाता है। जहर की छोटी सी मात्रा से कुछ मछलियां मर जाती हैं और कुछ जिंदा रह जाती हैं, किंतु जब उन्हीं मछलियों को इंसान और पक्षी खाते हैं तो उनके भीतर घुली रसायन की मात्रा उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होती है। रेचेल के खोज इस बात के स्पष्ट उदाहरण हैं कि किस प्रकार मनुष्य की क्रियाओं का विपरीत प्रभाव स्वयं मनुष्य और प्रकृति पर पड़ता है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद विश्व के वैज्ञानिकों ने औद्योगिक विकास का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध करने लगे। पर्यावरण वैज्ञानिक का कहना है कि प्राकृतिक संपदा एक विशाल ताना बाना है, जिसके किसी छोटे से अंश को हानि पहुंचाने से पूरे तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वह निर्जीव जल, हवा, चट्टान, मिट्टी हो या कीट पतंग, पक्षी, मानव या फसल जैसे सजीव हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और एक पर हो रही क्रिया से सभी देर सवेर प्रभावित होंगे। अगर हम कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल कीड़ों को मारते हैं मगर अनाज के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आज देखते हैं कि आज के जो मानव जो अनाज का सेवन करते हैं, अनाज खाते हैं, क्योंकि आजकल की फसलों में अधिक मात्रा में बीमारी लगते हैं, लोग कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। पहले इन अनाजों में, इन सब्जियों में कितना अपौष्टिक तत्व विद्यमान हुआ करते थे, लेकिन आज देख रहे हैं केवल जीवित रहने के लिए उनका सेवन करते हैं। इस प्रकार से अंदर से पूरा खोखला हो गए मानव, तो हमारे शरीर में भी वे कीटनाशक प्रवेश कर जाते हैं और उन फसलों के भूसे खाने वाले जानवरों के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारे शरीर में वे धीरे धीरे संचित होते रहते हैं और कैंसर जैसे लंबे समय की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। अगर हम रासायनिक औद्योगिक अपशिष्टों को नदी नालों में प्रवाहित करते हैं तो उस पानी में रहने वाले मछलियाँ व अन्य जीव या उस पानी के पीने वाले जानवर प्रभावित होते हैं और उन्हें खाने वाले मानव प्रभावित होते हैं। इस तरह हवा में प्रदूषण बढ़ने से
या जंगलों के कटने से, खदानों से पर्यावरण प्रभावित होता है। तो यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती के हर तत्व आपस में गुथे हुए हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, ये जो प्राकृतिक संतुलन है आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं, संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे खाद्य श्रृंखला आप लोग विज्ञान में पढ़े हैं, एक जीव की हानि होने पर सभी जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। तो ये अपशिष्ट उत्पादन या उपभोग के समय इससे भी, इन अपशिष्टों से भी कई जीव जंतु या लोग प्रभावित होते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं? जैसे कारखानों से गंदे पानी है या किसी कारखाने से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, बचे हुए जो अपशिष्ट हैं, उनसे भी कई जीव जंतु प्रभावित होते हैं। तो इसको भी सुन लीजिए। उत्पादन या उपभोग के समय जिन तत्वों को अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है, उदाहरण के लिए गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ने की खोई को फेंक देते हैं, या फिर जब हम बिस्कुट खरीद कर खाते हैं तो प्लास्टिक रेपर को बेकार मानकर फेंक देते हैं। कारखानों में कच्चे माल का अनुपयोगी हिस्सा या उत्पादन में उपयोग किए गए रसायन युक्त पानी या धुआं जिन्हें बाहर निकाला जाता है, बहुत से अपशिष्टों का अन्य उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे गन्ने की खोई से कागज बनाना या उसे ईंधन के रूप में उपयोग करना, इस प्रकार विशेष यंत्रों से गंदे पानी या धुएं से हानिकारक रसायनों को अलग किया जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया ने इस ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये जो अपशिष्ट है या औद्योगिक उत्पादन की जो प्रक्रिया है, मतलब इस प्राकृतिक संतुलन को, इस ताने बाने को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संपदा असीम नहीं है, अर्थात प्राकृतिक संपदा एक दिन जैसे कोयला है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये असीम नहीं है, इसके अंदर उपयोग से यह संपदा हमेशा के लिए खत्म होते जा रहे हैं। आज हम जिस मात्रा और तरीकों से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह इस संपदा को नष्ट कर देगी। नदियाँ नालों में बदल रही हैं, भूमि और वायु प्रदूषित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में इनके गंभीर परिणाम होंगे। हम इस पाठ में प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे और इन द्वंद्वों पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से लोग विकास के नाम पर किस प्रकार से प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको विनाश कर रहे हैं। यद्यपि विकास जरूरी है, लेकिन हमें विनाश को भी किस प्रकार से प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने, इस पर भी ध्यान रखना है। तो इन द्वंद्वों पर हम और विचार करेंगे। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। अगले कालखंड में हम इस पर विचार करेंगे। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इस पर हम अगले कालखंड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।